वफाकी हुकूमत का सिंध के लिए 444 अरब रुपए का तरक्याती प्रोग्राम। कम तरक्की वाले 14 अजला में समाजी और इक्तसादी खुशहाली हदफ है। तरक्याती मनसूबों की मुकर्ररा मुद्दत में तकमीम और शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान। हैदराबाद सक्खर मोटरवे और बदीन, घोटगी, थर, मीरपुर खास, टंडो मोहम्मद खान। हैदराबाद और सांगड़ में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। खानदानी मनसूबाबंदी पर बैनुल-अक़वामी डोनर्स कॉन्फ्रेंस। यूरोपीय यूनियन, अक़वाम मुत्तहिदा, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन के नुमाइंदों और माहिरीन की शिरकत। कोई मुल्क सेहत के चैलेंजेस का तनहा मुकाबला नहीं कर सकता। कौमें तालीम और सेहत के शोबों में तरक्की की बुनियाद पर ही खड़ी होती हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का खिताब। दुनिया में हथियारों की बजाय बयानिए की जंग लड़ी जा रही है। जिसका बयानिया मजबूत होगा उसकी अहमियत होगी। मजबूत बयानिए से ही हम मौक़िफ़ बेहतर तरीके से पेश कर सकते हैं। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन। सिंध हुकूमत माफियाज के जरिए अवाम का इस्तेहसाल कर रही है। अरबों रुपए की गंदम चोरी हुई, मामला चूहों पर डाल दिया गया। मीडिया हम पे भी तनकीद करता है मगर कभी इश्तहारात बंद नहीं किए। साबका दौर में मरियम सफ्दर मीडिया सेल कंट्रोल करती रही। वज़ीर ममलिकत इत्तलात फारूक हबीब और मुआविन खुसूसी उस्मान डार की मीडिया से गुफ्तगू। सिंध हुकूमत की नाअहली से यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग हुई। आदाद शुमार वाज़े हैं। सिंध में ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गई। मुलव्वस अनासर को ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर सनत और पैदावार खुशरो बख्तियार। पांच दहाइयों से जायद की शानदार रिवायात का मील। पाकिस्तान टेलीविजन 57 बरस का हो गया। हर दौर में कौम की भरपूर तर्जुमानी और रहनुमाई की। कौमी तशख़्ख़ुस और बयानी को उजागर किया। PTV ने नामवर अदाकार, गुलकार, फनकार और मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन पैदा किए। PTV इस्लामाबाद सेंटर में केक काटने की पुरवक़ार तकरीब। अमन और जंग दोनों सूरतों में आर्मी मेडिकल कोर का किरदार अहम है। कुदरती आफात के दौरान भी शानदार खिदमात अंजाम दी। कोरोना में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले ने फ्रंट लाइन पर काम किया। बेलौस मोहब्बत और खिदमत की अजीम मिसालें कायम की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर को कर्नल कमांडेंट आर्मी मेडिकल कोर के बैजेस लगाए। जनूबी अफ्रीका में कोरोना वायरस की नई किस्म का इंकशाफ। आलमी सतह पर तशवीश बढ़ गई। वेरिएंट समझने में कई हफ्ते लगेंगे। आलमी इदारा सेहत, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, नेदरलैंड्स, बरतानिया और इटली ने जनूबी अफ्रीका के लिए परवाजों पर पाबंदी लगा दी। अमरीका और अफगान अबूरी हुकूमत के दरमियान कल से दोहा में मुज़ाकरात शुरू होंगे। नुमाइंदा खुसूसी टॉम वेस्ट और अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी वफूद की क़यादत करेंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग और बहरानी कैफियत से निकलने में ताउन पर गौर होगा। मुंजमद असासों की बहाली का मामला भी ज़ेर बहस आएगा। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मावराए अदालत कत्ल के बढ़ते वाक़यात। पुंछ में एक और नौजवान शहीद। जाली मुकाबलों के खिलाफ दूसरे रोज भी मुकम्मल हड़ताल। दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहे। श्रीनगर और वादी के दीगर अजला में भारतीय फौज की इजाफी नफरी की तैनाती। मुत्तहदा अरब अमारात तुर्की में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद का दौरा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। चट्टोग्राम टेस्ट का पहला दिन। बांग्लादेश की पहली इनिंग्स में 4 विकेटों पर 353 रन।
49 रन पर 4 विकेटें गिरने के बाद लिटन दास और मुशफिक उर रहीम के दरमियान 204 रन की नाकाबिल शिकस्त चलाकर लिटन दास 113 और मुशफिक उर रहीम 82 रन पर नॉट आउट। शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, फहीम अशरफ और साजिद खान की एक एक विकेट। सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पाकिस्तान ने ITF एशिया 12 एंड अंडर टीम इवेंट जीत लिया। फाइनल में पाकिस्तान ने मेजबान कजाकिस्तान को 2-1 से हराया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी थी। छठी थल डेजर्ट जीप रैली के क्वालिफाइंग मुकाबले साहिबजादा मोहम्मद अली सुल्तान की पहली पोजीशन, खवातीन कैटेगरी में रुबाब सुल्तान पहले, जबकि स्टॉक कैटेगरी में यासिर अहमद सर फहरिस्त रहे। क्वालिफाइंग मुकाबलों में 109 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं सदफ अली खान। और खेलों की खबरों के लिए मैं आपके साथ हूँ मोहम्मद अनीस। नाज़िम वज़ीर आज़म इमरान खान ने जोर दिया है कि सिंध के कम तरक्की याफ्ता इलाकों पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी ताकि देही इलाकों में खुशहाली आ सके। सिंध के लिए वफाकी हुकूमत के रिकॉर्ड 444 अरब रुपए के तरक्याती प्रोग्राम के जायजा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि सिंध तरक्याती प्लान का मकसद 14 अजला की मुआशी और समाजी तरक्की है। वज़ीर आज़म को बताया गया कि 444 अरब रुपए के तरक्याती प्लान में 48 PSDP, 50 नॉन PSDP और 7 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबे शामिल हैं। रवां माली साल तरक्याती प्लान के तहत 26 मंसूबों की मंजूरी दी जा चुकी है। 8 वफाकी वजारतों और महकमों को 16 अरब 30 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत के सिंध के लिए तरक्याती प्रोग्राम में सड़कों, मोटरवेज, हाउसिंग, तामीरात और IT और टेलीकॉम, आबी वसाइल, सेहत, तालीम, डिजास्टर मैनेजमेंट, रेलवेज, तवानाई और खेलों के मंसूबे शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मंसूबों की मुकर्ररा मुद्दत में तकमील को यकीनी बनाया जाए। शफाफियत और काम के मयार पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि हैदराबाद सक्खर मोटरवे, बदीन, गुटकी, थर, मीरपुर खास, टंडो मोहम्मद खान और सांगड़ में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर जल्द मुकम्मल की जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान से अरकान पार्लियामेंट और पार्टी ओहदेदारान ने इस्लामाबाद में मुलाकातें की। इन मुलाकातों में सियासी उमूर और मुतल्लिका हलकों में तरक्याती मंसूबों के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म ने अवामी फलाह खास तौर पर पसमानदा तबके की बहाली के लिए काम करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म से मुलाकात करने वालों में अरकान असम्बली ज़िले हुमा, उस्मा रियाज, गुलाम बीबी भरवाना, डॉक्टर नौशीन हामिद, सूबाई वज़रा ख़याल अहमद कास्त्रो, अंसर मजीद खान, अरकान पंजाब असम्बली एहसन सलीम बरियाल, जलील अहमद शरखूरी, हामिद यार हराज, एजाज सुल्तान, फारूक अमानुल्लाह, सिंध असम्बली के अरकान मलिक शहजाद आवान और जमाल अहमद सिद्दीकी शामिल थे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान दीदार खान, मोहम्मद अब्दुलसलाम, बिलावल आफरीदी और पार्टी ओहदेदारों अजीम लखावी, डॉक्टर नादिया, जमशेद इकबाल चीमा, मोहम्मद सलीम बरियार और कैसर बरियार भी वज़ीर आज़म से मुलाकात करने वालों में शामिल थे। PTI के चीफ वेब सेंटर सैफुल्लाह नियाजी, रुकन कौमी असम्बली आमिर महमूद क्यानी और मलिक आमिर डोगर भी इस मुलाकात के मौके पर मौजूद थे। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की क़यादत ने दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर इत्मीनान का इज़हार किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान को उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ियोफ ने टेलीफोन किया और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख़याल किया। वज़ीर आज़म ने तरजीही तजारती मुआहदे के तहत दो तरफ़ा मुआशी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि मुश्तरका अहदाफ़ के हुसूल के लिए मुख्तलिफ़ शोबों में दस्तयाब मौक़े से इस्तिफ़ादा करना है। उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की कि अफ़ग़ानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम से इलाक़ाई रवाबित मरबूत होंगे और ख़ित्ते में खुशहाली आएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उज़्बेक सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। इक़्तिसादी ताउन तंजीम का 15वां सरबराह इजलास इतवार को तुर्कमानिस्तान के दारुल हुकूमत अशकाबाद में होगा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी इस इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इस मौके पर सदर ममलिकत की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। ECO सरबराह इजलास में तंजीम के विजन 2025 का वस मुद्दती जायजा भी लिया जाएगा।
पाकिस्तान, ईरान और तुर्की इक़्तिसादी ताउन तंजीम के बानी मुल्क हैं। आज़रबाईजान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और काज़ाकिस्तान और अफ़गानिस्तान भी तंजीम के रुकन हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि सेहतमंद ख़वातीन ही सेहतमंद माशरे की बुनियाद रखती हैं। आबादी पर कंट्रोल अहम है क्योंकि इससे कौमी वसाइल पर बोझ बढ़ जाता है, जिससे तमाम शोबे मुतासर होते हैं। वो इस्लामाबाद में ख़ानदानी मनसूबाबंदी के हवाले से बैनुल-अक़वामी डोनर कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे, जिसकी मज़ीद तफसील बता रहे हैं रियाज बरकी। ऐवान सदर में होने वाली डोनर्स कॉन्फ्रेंस में यूरोपीय यूनियन, अक़वाम मुत्तहिदा, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और बिल और मेलिंडा फाउंडेशन के नुमाइंदों समेत शोबे सेहत से ताल्लुक़ रखने वाली मुमताज़ शख्सियात ने शिरकत की। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि आज के दौर में कोई भी मुल्क सेहत से मुतालिक चैलेंजों से तनहा मुकाबला नहीं कर सकता। पॉपुलेशन का मामला है जिसका ताल्लुक़ सेहत से है, जिसका ताल्लुक़ औरत से है, जिसका ताल्लुक़ तरक्की से है, जिसका ताल्लुक़ मईशत से है। ये सब चीज़ें साथ मिलकर चलती हैं और एक मुल्क को जिसके रिसोर्सेज महदूद हों उसको बड़ी मुश्किल से ये फ़ैसला करना पड़ता है कि किस तरफ ज़्यादा तवज्जो दी जाए, किस तरफ थोड़े दिन के लिए कम तवज्जो दी जाए। मईशत टाइट है, कोविड से गुज़र चुके हैं, तो हर पुर्जा जो है उसको काम करना है, मगर उसकी स्पीड का ताल्लुक़ हमारे अपने ज़राए से ज़रूर है। हमें अपने बैनुल अक़वामी पार्टनर्स को साथ लेकर चलना पड़ेगा। मुआविन ख़ुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि मुतवाज़न हिकमत अमली के जरिए माँ और बच्चे की सेहत समेत बहबूद आबादी के अहदाफ के हसूल के लिए कोशा हैं। यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर एंड्रोला कामिन नारा, कनाडा की हाई कमिश्नर वेंडी गिलमर, बरतानिया के हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर, पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर और UNFP के डायरेक्टर ने भी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और पाकिस्तान में बहबूद आबादी और जच्चा और बच्चा की सेहत के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात को सराहा। रियाज बरकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बजाय बयानिए की जंग लड़ी जा रही है। जिसका बयानिया मजबूत होगा उसी की अहमियत होगी। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में APP की डिजिटलाइजेशन मंसूबे के तहत भर्ती होने वाले कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की तकरीब से खिताब करते हुए कही। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि अब दुनिया को एक मुस्तहकम माशरा और निज़ाम तश्कील देना होगा। बयानिए के ज़रिए ही हम अपना मौक़िफ़ बेहतर तरीके से पेश कर सकते हैं। अब वॉर्स जो हैं वो वेपन्स की वॉर्स कम है और ओपिनियंस की वॉर्स ज़्यादा है। अफ़गानिस्तान के अंदर आप देखिए कि अगर आप रवायती जंग की बात करें तो अमेरिका तो 3 घंटों में कामयाब हो गया था, लेकिन बाद में अब यही कहा जाता है कि अमेरिका एक्चुअली वो जंग हार गया। वो क्यों हार गया या उसको कैसे? क्योंकि डेफिनेशन ऑफ विक्ट्री चेंज हो गई है दुनिया में। अब जो दुनिया की बड़ी लड़ाइयाँ हैं वो आपकी ओपिनियंस की लड़ाई हैं और ओपिनियंस में वो पार्टी जीतती है जो अपने दिमाग का बेहतरीन इस्तेमाल कर सके। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि APP को राइटर्स और AFP जैसे आलमी इदारों की तर्ज पर डिजिटल न्यूज़ एजेंसी बनाने की कोशिश की। 2018 में जो सोचा आज अल्हम्दुलिल्लाह इससे मुकम्मल हुआ देखते हैं। उन्होंने कहा कि APP को सहाफ़त के मैदान में जदीद दौर के तकाज़ों को बरूए कार लाते हुए सहाफ़ती खिदमात अंजाम देने की ज़रूरत है। इस मौके पर वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने APP डिजिटलाइजेशन मंसूबे के लिए भर्ती होने वाले मुलाजिमीन में सर्विस कार्ड्स भी तकसीम किए। वज़ीर ममलिकत इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब ने कहा है कि हुकूमत कोशां है कि आलमी सतह पर महंगाई की लहर का आवाम पर कम से कम असर हो। पंजाब में ज़ख़ीरा अंदोज़ और माफियाज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार के हमरा इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ममलिकत ने कहा कि सिंध हुकूमत ने आवाम को माफियाज के रहमो करम पर छोड़ दिया है। तफसील बता रहे हैं यासिर हुसैन। इत्तलात और नशरियात के वजीर ममलकत फ़ारूक हबीब ने कहा कि हुकूमत आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए इक़दामात कर रही है। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत ने सूबे के अवाम को माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया है। मरियम सफदर जो वजीर आज़म हाउस के अंदर उस वक्त बैठ के बगैर किसी ओहदे के अवाम के टैक्स पेयर का पैसा जो एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्च होता है उससे अपनी चोरी बचाने के लिए, मीडिया को घुटनों के बल लाने के लिए कंट्रोल कर रही थी और 4 बड़े मीडिया ग्रुप्स के उन्होंने इश्तिहारात को बंद करने की जो ऑडियो आई है उसको तस्लीम की है। कराची की आवाम ये सवाल पूछ रही है कि लाहौर के अंदर 20 किलो आटे का थैला 1100 रुपये के अंदर फ़रोख्त हो रहा है, लेकिन सिंध के अंदर, कराची के अंदर वो 1400 रुपये में, 1450 रुपये में बिक रहा है। इतना ज़्यादा फ़र्क जो है वो क्यों है? 11 अरब रुपए की सब्सिडी
فراہم ہونے جا رہی ہے پنجاب کی عوام کو ڈی اے پی کے اوپر، لیکن سندھ حکومت وہاں بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ نوجوانوں کے امور کے بارے میں وزیراعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار نے کہا کہ کامیاب جوان پروگرام کے تحت 50,000 سے زائد نوجوانوں کو قرضے فراہم کیے جا چکے ہیں۔ عمران خان صاحب کی ہدایات ہیں، شفافیت کے ساتھ، ٹرانسپیرنسی کے ساتھ پروگرام کو لے کے آگے بڑھنا ہے۔ ایک ایک ڈیٹا، ایک ایک کامیاب جوان الحمدللہ میڈیا اور قوم کے سامنے رکھ دیں گے۔ وزیر مملکت اطلاعات نے کہا کہ سندھ میں تقریباً سارے ترقیاتی کام وفاق کی جانب سے کیے جا رہے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان سندھ کی عوام کی معاشی ترقی کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہے ہیں۔ یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی وزیر برائے صنعت و پیداوار مخدوم خسرو بختیار نے کہا ہے کہ کھاد کے بین الصوبائی ترسیل کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ سندھ میں ذخیرہ اندوزی کی گئی اور صوبائی حکومت یوریا کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کرنے میں ناکام رہی۔ اسلام آباد میں کھاد کی طلب اور رسد کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سندھ کی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے یوریا کی بلیک مارکیٹنگ ہوئی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ اعداد و شمار کے پچھلے سال کی نسبت پنجاب میں یوریا کی سپلائی 4% کم ہے، جبکہ سندھ میں طلب کے لحاظ سے سپلائی 52% سے زائد ہے۔ پنجاب حکومت نے مختلف کارروائیوں میں 27 لاکھ ٹن سے زیادہ کھاد قبضے میں لی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ کھاد ذخیرہ اندوزی میں ملوث عناصر کو بلیک لسٹ کیا جا رہا ہے۔ سندھ حکومت ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کے لیے محفوظ پناہ گاہ بن چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی اور حیدرآباد میں ضروری اشیاء کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے میں بھی سندھ حکومت ناکام نظر آ رہی ہے۔ مشیر خزانہ شوکت ترین نے کہا ہے کہ روپے کی قدر میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ڈالر کی قدر میں کمی سے سٹے بازوں کو دھچکا لگے گا۔ انہوں نے یہ بات کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ تفصیل بتا رہے ہیں سہیل جمالی۔ مشیر خزانہ شوکت ترین نے کہا ہے کہ پاکستانی روپیہ ایک بار پھر مستحکم ہوگا اور ملک کی معیشت ٹھوس بنیادوں پر استوار ہو رہی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تقریب کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ تاثر غلط ہے کہ نئے ٹیکسوں کا نفاذ کیا جا رہا ہے۔ افواہیں کچھ یہ بھی آ رہی ہیں کہ جی یہ روپیہ جو ہے یہ ڈی مانیٹائز ہو جائے گا۔ سو میں اسپیکولیٹرز کو صرف اتنا وارن کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ روپیہ دوسری سائڈ پہ جائے گا، ہم کوئی ایسے اقدامات کریں جس کو دوسری سائڈ پہ جائے گا، اور جب جائے گا تو ان کو بہت بری مار پڑے گی۔ تو یہ اس قسم کی اسپیکولیشن میں نہ گھسیں، بیکاز یہ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں کمپنیوں کی رجسٹریشن تیزی سے ہو رہی ہے۔ گزشتہ برسوں کے مقابلے میں اس میں 20% اضافہ ہوا ہے۔ دوسری جانب مشیر خزانہ شوکت ترین نے کراچی میں سینٹرل ڈپازیٹری کمپنی میں پہلے پیشہ ورانہ کلیئرنگ ممبر کا بھی باقاعدہ افتتاح کیا۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کاروبار کو آسان بنانا اور اس میں سہولتیں پیدا کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ مؤثر پالیسیوں کے باعث سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ بیرون ملک پاکستانیوں کی سہولت کے لیے حکومت نے متعدد اقدامات کیے ہیں۔ تقریب سے سی ڈی سی کے سربراہ بدی الدین اکبر اور سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین عامر خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ ای کلیئر کی سہولت اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کو ڈیجیٹل تجربہ فراہم کرے گی اور ان کے اثاثوں کو بھی تحفظ حاصل ہوگا۔ سہیل جمالی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن سروس کی جانب سے طارق عزیز آپ سے مخاطب ہے۔ قومی چینل پاکستان ٹیلی ویژن نے نصف صدی سے زائد کا سفر مکمل کر لیا۔ پی ٹی وی نے اپنے خوبصورت سفر کا آغاز 26 نومبر 1964 میں لاہور سے کیا۔ 5 دہائیوں سے زائد کے سفر میں پی ٹی وی نے جہاں ہر عمر کے لوگوں کو بہترین تفریح مہیا کی، وہیں پر قومی تعمیر میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ قومی چینل نے نامور اداکار، گلوکار اور مختلف شعبوں میں ماہرین روشناس کرائے۔ پاکستان ٹیلی ویژن نے جدید دور میں اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے مقابلے کے اس دور میں نہ صرف اپنی شناخت قائم رکھی بلکہ اپنے پروگراموں کے ذریعے عوام کے دلوں میں گھر کرتا چلا گیا اور ہر دور میں قوم کی ترجمانی اور رہنمائی کی۔ پی ٹی وی کی سالگرہ کے موقع پر وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے اسلام آباد سینٹر میں کیک کاٹا۔ اس موقع پر مقررین نے پی ٹی وی کے ساتھ وابستہ اپنی یادیں شیئر کی۔ 5 دہائیوں سے زائد کا سفر پاکستان ٹیلی ویژن 52 برس کا ہو گیا۔ پی ٹی وی نے نامور اداکار، گلوکار اور مختلف شعبوں میں
माहिर मुतारिफ करवाए और हर दौर में कौम की तर्जुमानी और रहनुमाई की। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज के प्रोग्राम सुबह पाकिस्तान में पीटीवी की सालगिरह का केक काटने की तकरीब हुई। वजीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने केक काटा और इस मौके पर उनका कहना था कि पीटीवी के साथ उनकी बचपन की यादें वाबस्ता हैं। जंगलूस, तन्हाइयाँ, 50-50, अलफनून, ये सारे ड्रामा से जब और फिर 5 बजे आपको वहाँ पे ना एक कार्टून आते थे 5 बजे, तो पूरा एक्चुअली मेरा तो जो गांव था ना उसमें उस वक्त तो बहुत टीवी थे नहीं, तो जो हमारे घर में टीवी था तो हमारे पूरा लिटरली ऐसे ही होता था कि जैसे सिनेमा लगा हुआ, पूरा गांव आते थे और वो ड्रामा जो है ये कार्टून जो है वो देखते थे और ये सारे तो टीवी के साथ तो हर एक की मेमोरी यादें जुड़ी। वजीर ममलिकत फारूक हबीब ने प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पीटीवी को नौजवानों की सलाहियतों को उजागर करने के लिए प्रोग्राम बनाने होंगे। तो स्टेट टीवी का काम भी हकीकत में यही है कि आप जो अच्छी चीज़ें हैं उनको आप उजागर करें और लोगों के दरमियान लेके जाएं। लोगों के अंदर एक होप फैक्टर जो है वो हमेशा अलाइव रहना चाहिए और ये भी एक होता है कि आपकी आबादी की 60% यूथ है, नौजवान है, जो कुछ करके दिखाना चाहते हैं, जिनके अभी बड़े बड़े ख्वाब हैं, उन ख्वाबों को वो पूरा करना चाहते हैं। पाकिस्तान टेलीविजन की चेयरपर्सन और सेक्रेटरी इत्तलात शहीरा शाहिद ने प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पीटीवी के सुनहरे माजी को वापस लाने के लिए इकदामात किए जा रहे हैं। बहुत सारी यादें हमारी बचपन की ऐसी हैं जिसमें हम बहुत रिकॉल भी कर सकते हैं। मुझे याद है वारिस जब ड्रामा लगता था तो सड़क पर से गाड़ियाँ नजर आनी बंद हो जाती थी। फॉर दैट 1 आवर ट्रैफिक रुक जाती थी, सारे काम पोस्टपोन हो जाते थे। सो इसी ऊंचाई पे हम कोशिश कर रहे हैं वापस जाने। एमडी पीटीवी आमिर मंजूर ने कहा कि पीटीवी को एचडी टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल कर दिया गया है। हमारी जितनी ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है उसको अपग्रेड करें, चैनल्स को एचडी कर रहे हैं। जैसे हमने साथ ने फरमाया, हम डिजिटलाइजेशन की तरफ काफ़ी फोकस है क्योंकि जो न्यू फ्यूचर के बच्चे हैं वो इंटरनेट के ऊपर और मोबाइल फ़ोन पे चीज़ें देखना चाहते हैं। तो वी वांट टू बी इन द रेस के हम पिछले 20 साल पहले एचडी की रेस से पीछे रह गए थे, इस रेस में हम पीछे रह जाए। पाकिस्तान टेलीविजन के शोबा ह्यूमन रिसोर्स के सरबराह ताहिर मुश्ताक ने कहा कि पीटीवी मुलाजमीन के इस्तातिकार में इजाफे के लिए ह्यूमन रिसोर्स का शोबा काम कर रहा है। पीटीवी न्यूज और करंट अफेयर के डायरेक्टर आरिफ महमूद और पीटीवी के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑन साही ने इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मालूमात के दौर में पीटीवी को बैनुल-अक़वामी चैनलों की दौर में शामिल करने के लिए इकदामात किए जा रहे हैं। पाकिस्तान टेलीविजन की सालगिरह की तकरीब के हवाले से पीटीवी एकेडमी में भी केक काटने की तकरीब हुई, जिसमें पीटीवी एकेडमी, पीटीवी स्पोर्ट्स, होम, ग्लोबल और पीटीवी टेली स्कूल के कारकुनों ने शिरकत की। फाज जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि पाकिस्तान टेलीविज़न की 57वीं सालगिरह के मौके पर अमरीकी एम्बेसी के अंदर भी तहनीती ट्वीट किया गया है। सफारत खाने ने अपने ट्वीट में कहा है कि 57 साल पहले पाकिस्तान में रियासत के चलने वाले पीटीवी के जरिए टेलीविज़न का आगाज़ हुआ। नए मिलेनियम में पीटीवी वाहिद चैनल है। पाकिस्तान टेलीविज़न को सालगिरह की मुबारकबाद देते हैं। अमरीकी सफारत खाने ने अपने ट्वीट में अखबार का एक तराशा भी शेयर किया जिसमें साबिक सदर अयूब खान की जानिब से टीवी के मंसूबे का इफ्तिताह किया गया था। पाकिस्तान टेलीविज़न की 57वीं सालगिरह पर सऊदी सफारत खाने ने नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए इदारे को मुबारकबाद दी है। सऊदी सफारत खाने की तरफ से जारी ट्वीट में कहा गया है कि पाकिस्तान टेलीविज़न के तमाम मुलाजमीन एडिटर्स को भी मुबारकबाद पेश करते हैं। आगे बढ़ें और अभी आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आर्मी मेडिकल सेंटर एबटाबाद का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। पुरवकार तकरीब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर को कर्नल कमांडेंट आर्मी मेडिकल कोर के बैचेस लगाए। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर आर्मी मेडिकल कोर की कर्नल कमांडेंट बनने वाली पहली खातून अफसर हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि अमन और जंग के माहौल में सेहत की सहूलतों पर आर्मी मेडिकल कोर का किरदार काबिल तारीफ है। उन्होंने कहा कि आर्मी मेडिकल कोर ने अंदरून और बैरून मुल्क और कुदरती आफात के दौरान शानदार खिदमात सर अंजाम दी हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि हमारे डॉक्टर्स और तिब्बी अमले ने कोरोना वबा के दौरान फ्रंट लाइन पर काम करते हुए अपने पेशे से बेलौस मोहब्बत की अजीम मिसालें कायम की हैं और पाकिस्तान के अवाम को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि मेडिकल साइंस में होने वाली रोज़ बरोज़ पेशरफ से डॉक्टरों और तिब्बी अमले को आगाह रखना ज़रूरी है ताकि जदीद फौजी और आलमी सेहत के बेहतरीन उसूलों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा सके।
अमरीका और अफगान अबूरी हुकूमत के दरमियान कल से मुज़ाकरात का आगाज हो रहा है। दोहा में होने वाले इन मुज़ाकरात में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और बहरानी कैफियत से निकलने में ताउन पर गौर होगा। अमरीकी वफ्द की क़यादत नुमाइंदा खुसूसी टॉम वेस्ट, जबकि अफगान वफ्द की सरबराही अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी करेंगे। अफगान अबूरी हुकूमत की जानिब से मुंजमद असासों की बहाली पर जोर दिया जाएगा। मौसम सरमा की शिद्दत के साथ अफगान अवाम की मुश्किलात में भी इजाफा हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि अफगानिस्तान में इमदादी सरगर्मियों के लिए $60 करोड़ इकट्ठे हुए हैं। अबूरी हुकूमत की मदाखलत के बगैर ज़रूरतमंद ख़ानदानों को मदद फ्राहम की जाएगी। और अभी कुछ बात करेंगे भारत के गैर कानूनी तौर पर ज़ेर कब्ज़ा मकबूजा जम्मू और कश्मीर के हवाले से, जहां पर भारतीय फौजियों की तरफ से पूरे इलाके में जाली मुकाबलों में शहरियों के कत्ल के वाक़यात के खिलाफ आज मुसलसल दूसरे रोज़ भी हड़ताल की गई। KMS के मुताबिक हड़ताल की कॉल नई दिल्ली की तिहाड़ जेल से गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मुसर्रत आलम भट्ट ने दी थी। दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहे, जबकि सड़कों पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी कम रही। काबिज़ हुक्काम ने लोगों को भारत मुखालिफ मुजाहरों से रोकने के लिए श्रीनगर, वादी कश्मीर के दीगर अजला में सख्त पाबंदियों और बड़ी तादाद में भारतीय फौजियों और पुलिस एहलकारों की तैनाती का सिलसिला जारी रखा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से जारी बयान में कहा है कि मोदी हुकूमत को याद रखना चाहिए कि उसके फौजी हरबे कश्मीरियों को भारतीय गुलामी की बीड़ियां तोड़ने तक उनकी जिद्दोजहद आज़ादी को जारी रखने से नहीं रोक सकते। याद रहे कि भारतीय अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर दी है कि मोदी हुकूमत जल्द कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ साथ मीर वाइस उमर फारूक की ज़ेर क़यादत हुर्रियत फोरम पर हक़ खुद इरादियत के लिए उनकी सियासी और सिफारती जिद्दोजहद की पादाश में गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के काले कानून UAPA के तहत पाबंदी आयद कर सकती है। भारतीय फौजी ने अपनी रियासती दहशत गर्दी की ताज़ा कार्रवाई में ज़िला पुंछ के इलाके भिम्बर गली में एक पुरतशद्दुद फौजी ऑपरेशन के दौरान एक नौजवान को शहीद कर दिया। हुर्रियत रहनुमा ज़मरूदा हबीब, जावेद अहमद मीर, जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स यूथ फोरम, जम्मू कश्मीर यंग मेंस लीग और तहरीक वहदत इस्लामी ने अपने अलग अलग बयानात में कहा है कि भारत ने कश्मीरियों के हक पर मबनी जिद्दोजहद आज़ादी को दबाने के लिए जबरो इस्तबदाद की तमाम हदें पार कर ली हैं। मकबूजा कश्मीर में हाई कोर्ट ने कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के शहीद रहनुमा और तहरीक हुर्रियत के चेयरमैन मोहम्मद अशरफ सहराई के 2 बेटों और उनके एक रिश्तेदार की जमानत मुस्तरद किए जाने की खुसूसी अदालत के हुक्म के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी है। आलमी मंजरनामे पर एक निगाह डालेंगे। आपको बताएं कि जनूबी अफ्रीका में कोरोना वायरस की नई किस्म सामने आने के बाद आलमी सतह पर तशवीश बढ़ गई है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक इस वेरिएंट को समझने में कई हफ्ते लग सकते हैं। इस वायरस के फैलाव को रोकने के लिए फौरी इक़दाम की ज़रूरत है। कई यूरोपीय मुल्कों ने कोरोना की नई किस्म सामने आने के बाद जनूबी अफ्रीका के लिए परवाज़ों पर पाबंदी लगा दी है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, नीदरलैंड, बरतानिया और इटली ने परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी है। परवाज़ों पर पाबंदी का इतलाक बोत्सवाना, एस्वाटिनी, नमीबिया, जिम्बाब्वे और ज़ैम्बिया पर भी होगा। जनूबी अफ्रीकन हुक्काम के मुताबिक नए वायरस की तशखीस बोत्सवाना और हांगकांग जाने वालों में भी हुई है। आलमी इदारा सेहत ने मार्च 2022 तक यूरोप में कोरोना वायरस से मजीद 7 लाख हलाकतों का खदशा जाहिर किया है। WHO ने हालिया अरसे में यूरोप में कोरोना वायरस केसेस की तादाद में इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि अगर यही सूरत हाल रही तो मार्च 2022 तक कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 15 लाख से बढ़कर 22 लाख तक जा सकती है। हालिया कुछ अरसे में यूरोप में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा सामने आया है और जर्मनी, बरतानिया, हॉलैंड और ऑस्ट्रिया में मुतासरा अफराद की तादाद में इजाफा हुआ है, जिसके बाद हुकूमतों की जानिब से नई पाबंदियां लगाई जा रही हैं। आलमी सतह पर कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 52 लाख से तजावुज़ कर गई है, जबकि मुतासरीन की तादाद 26 करोड़ 46 लाख से ज़ायद हो गई है। 23 करोड़ 54 लाख से ज़ायद अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। नाज़रीन, जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ग्रीन पार्टी और फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी के माबैन मखलूत हुकूमत के क़याम का मुआहदा तय पा गया है। नए वफाकी चांसलर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के ओलाफ शोल्स होंगे। नई हुकूमत क्रिसमस की छुट्टियों से पहले कायम हो जाएगी। मुत्तहिदा अरब इमारात तुर्की में $10 अरब की सरमायाकारी करेगा। इस सिलसिले में अंकारा में मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब हुई। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और मुत्तहिदा अरब इमारात के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ायद इस तकरीब पर मौजूद थे। दोनों मुल्क तवानाई, सेहत और खुराक समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देंगे। इससे पहले दोनों मुल्कों के रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और अहम उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। तुर्क सदर के मुशीर इत्तलात फ़खरुद्दीन के मुताबिक इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ और इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के हवाले से ये मुलाकात बहुत अहम रही।
नाज़रीन, पाकिस्तान में भी कोरोना से निपटने के लिए इक़दाम जारी हैं। मुहलिक वायरस से मज़ीद 7 अफराद लुक़मा अजल बन गए, जबकि 252 नए केस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना से अमवात की तादाद 28,697 हो गई है, जबकि अब तक 12,41,289 मरीज सेहतियाब भी हो चुके हैं। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने कहा है कि कोरोना वबा के दौरान शरह ख़वानदगी में कमी और तालीमी शोबे में होने वाले नुकसान को पूरा करने का तहैया कर रखा है और इसके लिए रस्मी और पेशावराना तालीम के शोबे में कई प्रोग्राम शुरू किए हैं। लाहौर में 3 रोज़ा वर्कशॉप से खिताब करते हुए वज़ीर तालीम ने कहा कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी सतह पर नई नस्ल की आबियारी के लिए कई पायलट प्रोग्रामों का आगाज़ किया है, जिनसे शरह ख़वानदगी में इजाफे के साथ साथ हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत मुयस्सर आएगी। शफ़क़त महमूद ने कहा कि हुकूमत वफाकी और सूबाई सतह पर तालीमी शोबे के तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम कर रही है, जिसके बहुत जल्द मुस्बत नताइज आना शुरू हो जाएंगे। मुआविन खुसूसी बराए सियासी उमूर डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि माजी के हुक्मरानों ने मुल्क को बेदर्दी से लूटा। वज़ीर आज़म इमरान खान इन माफियाज के हाथों ब्लैकमेल नहीं होंगे। फैसलाबाद के इलाके माजीवाल में अवामी इज्तिमा से खिताब में उन्होंने कहा कि मरीम नवाज खुद बेनकाब हो गई हैं। वो इतने पक्के मुंह से झूठ बोलती हैं कि किसी को पता नहीं लगता कि झूठ बोल रही, सच बोल रही हैं कि नहीं बोल रही। ये वो टब्बर है 2006 के अंदर अपनी मिल बेच के 1994 में वापस अपार्टमेंट ले लेते हैं। ये वो टब्बर है जो 1968 के अंदर शहबाज शरीफ ने कहा हमने मिल लगाई, बाद में कहा 1965 की जंग में हमने पाक फौज को हथियार दिए। एक केड़ी मिल है जी 68 च लगती है, 65 दे विच हथियार दे दिंदी है। डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि अवामी मसाइल के हल के लिए इक़दाम जारी हैं। आज किसानों को अपनी फसल का बेहतरीन मुआवजा मिल रहा है। 3 बरस में 2700 स्कूलों को अपग्रेड किया गया, जबकि 2300 किलोमीटर सड़कें बनाई गई। हेल्थ कार्ड के जरिए आवाम को सेहत की मयारी सहूलतें यकीनी बनाई जा रही हैं। इस मौके पर मुआविन खसूसी शहबाज गिल ने चक नंबर 270 माजेवाल में डेरे का संग बुनियाद भी रखा। उन्होंने फैसलाबाद में रतन के इलाके में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह भी किया। और गिलगित बल्तिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने साबिक चीफ जज सुप्रीम अपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हल्फी की मजम्मत करते हुए इसे रियासत पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के अदालती निज़ाम की साख को दागदार करने की मजमूम कोशिश करार दिया है। ज़करिया अहमद एडवोकेट की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में इस अज़्म का अदा किया गया कि कानून और इंसाफ की बालादस्ती और हुक्मरानी को यकीनी बनाया जाएगा। इलामी में कहा गया कि राना शमीम ने बहैसियत चीफ जज भी बार और बेंच के दरमियान गलत फहमी पैदा करने की कोशिशें की, जिसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान में अदालती निज़ाम काफ़ी अरसे तक डीरेल रहा। वो वाहिद शख्स हैं जिनकी इब्तदाई तकर्री के खिलाफ गिलगित बल्तिस्तान के वकला और अवाम ने इज्तिमाई हड़ताल की और 1 साल तक वकला बिरादरी ने सुप्रीम अपीलेट कोर्ट का बाइकॉट किया। सुप्रीम कोर्ट ने रफाही प्लॉट्स और पार्क्स पर कमर्शियल सरगर्मियां बंद करने का हुक्म दिया है। कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत की। कराची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी यूनियन के रफाही प्लॉट पर तामीरात के केस के दौरान चीफ जस्टिस ने सूबाई सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विसेज को 1 माह में हुक्म पर अमल दरामद और रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया। नस्ला टावर मिसमार करने से मुताल्लिक कमिश्नर कराची ने अदालत को बताया कि इमारत के निचले हिस्से को गिराना शुरू कर दिया है और सीनियर इंजीनियर्स इस अमल की निगरानी कर रहे हैं। अदालत ने नस्ला टावर मिसमार करने से मुताल्लिक रिपोर्ट 1 हफ्ते में पेश करने का हुक्म दिया। अदालत को बताया गया कि तिजोरी हाइट्स की इमारत का स्ट्रक्चर भी गिरा दिया गया है। मिलिट्री लैंड पर कमर्शियल सरगर्मियों से मुताल्लिक मामले की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी दिफा को हिदायत की कि इन तजारती सरगर्मियों की रोकथाम से मुताल्लिक पॉलिसी की हिदायत की। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि बताया जाए कि किस कानून के तहत कंटोनमेंट बोर्ड्स ज़मीन की हैसियत को तब्दील कर सकते हैं। सिविल एविएशन के ज़मीन पर कब्जे से मुताल्लिक FIA की जानिब से रिपोर्ट जमा कराई गई। इसके मुताबिक अब तक 9 एकड़ ज़मीन वाह गुजार हो चुकी और सिविल एविएशन के हवाले कर दी गई है। और नाज़रीन, इक़्तिसादी राहदारी के तहत मुल्क में जारी माहौल दोस्त तवानाई मंसूबों को आलमी मीडिया में भी कवरेज दी जा रही है। CPEC के तहत करोड हाइड्रो पावर मंसूबा तकमील के आखिरी मराहिल में है। देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। Along the China-Pakistan Economic Corridor, a 3,000-kilometer long route of infrastructure projects connecting the two countries. Meng Qingcheng reports. After 6 years of construction, the Karot hydropower station has closed the gates of its diversion tunnels and has officially started to impound water.
is a milestone event marking the completion of over 90% of the project. It also paves the way for power generation in eastern Pakistan in the first half of next year. We spent 2 years working out solutions to cope with the sandstone and mudstone underground, which interrupted our grouting work. We made it after repeated trial and error. The cement used in construction was produced locally, so we tried very hard to control temperature rise and reduce cracks in the concrete. Karot hydropower station is located on the Jhelum River in Pakistan's eastern province of Punjab. With an installed capacity of 7,200 megawatts, it can provide over 3 billion kilowatt hours of clean energy each year, supplying electricity to about 5 million people in the country. During construction, about 3,000 to 5,000 people will get the employment. They are already employed here. Another important thing is that the tariff for this project is around 7.5 cents. So consumers in Pakistan will get a cheaper electricity from this basically project. The project is an investment by China Three Gorges Corporation, a Chinese enterprise that's among the world's largest producers of hydroelectric power. Its subsidiary, the Three Gorges South Asia Investment, holds the majority share of the Karot Power Company that operates the plant. This investment is coming from private sectors. After completing 30 years, this project will be transferred to the provincial government, which means government of Punjab will get a project of 1.7 billion at free. The Karot hydropower station is the first investment project of the Silk Road Fund and is part of the China-Pakistan Economic Corridor. Once completed, it is expected to help reduce carbon dioxide emissions in Pakistan by 3.5 million tons per year. नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन की 57वीं सालगिरह पर मुजफ्फराबाद में भी पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। तफसील बता रहे हैं आदिल अहमद। आज़ाद कश्मीर टेलीविजन सेंटर मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान टेलीविजन की 57वीं सालगिरह की तकरीब का अहतमाम किया गया। मेहमान खुसूसी वजीर खजाना आज़ाद कश्मीर अब्दुल माजिद खान ने पाकिस्तान टेलीविजन की सालगिरह का केक काटा। उन्होंने मसला कश्मीर के लिए पाकिस्तान टेलीविजन के किरदार को सराहा। जो आपका टेलीविज़न है जिसकी आवाज़ लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ जाती है जहां हिंदुस्तान की संगीनियों के साए तले हमारे कश्मीरी बहन भाई सिर्फ एक ही आवाज़ सुन सकते हैं, वो पाकिस्तान टेलीविज़न की, और उनके लिए उम्मीद की किरण है। मैं समझता हूं कि तहरीक आज़ादी को हाईलाइट करने में, पाकिस्तान के टूरिज़म को हाईलाइट करने में, रियासत के टूरिज़म को हाईलाइट करने में, मजहबी हमआहंगी पैदा करने में पाकिस्तान टेलीविज़न का एक बड़ा किरदार रहा। इस मौके पर जनरल मैनेजर आज़ाद कश्मीर टेलीविज़न इकबाल हुसैन भट्टी, डायरेक्टर जनरल महकमा ताल्लुकात आमा राजा अजहर इकबाल, मकामी फनकारों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान की बड़ी तादाद मौजूद थी। जहाँ हमारी नशरियात पूरी दुनिया में देखी जाती है, वहाँ हमारा जो मेन मकसद है कि हमारा वो नज़रिया, हमारा वो मैसेज, वो हमारी हमदर्दियाँ, हमारी मोहब्बतें हमारे उन बहन भाइयों के लिए जो LOC के उस पार हैं, और मीडिया बार के इस दौर में हम पूरी कोशिश सरगर्दा हैं कि हम उनके साथ और उनका जो पैगाम है, उनकी तकलीफ़ है या उनके मसाइल जो हैं वो पूरी दुनिया तक रोशनास कराएं। उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि पाकिस्तान टेलीविज़न ने मसला कश्मीर के हवाले से, तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से हमेशा भरपूर किरदार अदा किया है। फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं भी PTV की जो फैमिली है उसका हिस्सा हूँ, हम सब लोग इसका हिस्सा हैं। आदिल अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। और नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविज़न के 57 साल के सफ़र में अहम तरीन शख्सियात में असलम अजहर साहब का नाम सरे फहरिस्त है। PTV का क़याम और तरक्की का सफ़र उनके बगैर नामुकम्मल है। असलम अजहर की ज़िंदगी और खिदमात के बारे में देखते हैं नमरा सुहेल की खुसूसी रिपोर्ट। पाकिस्तान टेलीविज़न की नशरियात शुरू करने का फैसला शायद मुश्किल तो था ही, लेकिन अछूता बहुत था। 1964 में उस वक्त की हुकूमत ने मुल्क में टेलीविज़न लाने के इस फैसले के बाद एक जापानी कंपनी को लाहौर में TV स्टेशन कायम करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, और इस काम के लिए जिस शख्सियत को चुना गया वो असलम अजहर थे। और उन्हें एक पाकिस्तानी की तलाश है जो उसके प्रोग्राम्स का डायरेक्टर बने। मैंने कहा इनोवे साहब, मुझे टेलीविज़न के बारे में तो कुछ नहीं पता। उन्होंने कहा ना किसी और पाकिस्तानी को पता है। 1932 में लाहौर में पैदा होने वाले असलम अजहर ने 1954 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की। थिएटर से लगाव ने असलम अजहर साहब को जो रास्ता दिखाया वो दस्तावेजी फिल्मों की प्रोडक्शन थी। उन्होंने महकमा इत्तलात के लिए चंद दस्तावेजी फिल्में बनाई और कराची आर्ट्स थिएटर सोसाइटी कायम की।
اسلم اظہر کی قیادت میں جاپانی کمپنی کا یہ منصوبہ اتنا کامیاب ہوا کہ ٹی وی اسٹیشن کا یہ منصوبہ حکومت پاکستان نے خرید لیا، جس کے بعد اسلم اظہر کی قیادت میں پاکستان ٹیلی ویژن نے اپنے ہمسایہ ممالک سے کئی گنا زیادہ ترقی کی۔ انہوں نے بہترین کیمرہ مین، اداکار، ڈیزائنر اور ادیبوں کے ساتھ لاہور کے ساتھ ساتھ کوئٹہ اور کراچی میں بھی ٹی وی اسٹیشن قائم کیے۔ پاکستان کی تاریخ کے مایہ ناز فنکار بھی انہی کے دور میں پروان چڑھے۔ انتخابات کی میراتھن ٹرانسمیشن اور 1982-83 میں پی ٹی وی کی پہلی ایوارڈز کی تقریب کا سہرا اسلم اظہر کو ہی جاتا ہے۔ چھوٹی سی ٹیم تھی نا، 3 پروڈیوسرز تھے صرف شروع میں۔ انہوں نے مطلب یہ کہ پہلے پروگرامز جو ہے وہ لکھ کے کاغذ پہ کہ یہ اس طرح پروگرام ہوگا، اس کو سارے پلان کیا، اور کیونکہ اس وقت ہمارے پاس ویڈیو کیمراز نہیں تھے، لائیو پروگرام ہوتا تھا۔ اسلم دن رات ٹی وی میں ہوتے تھے اور شام کو میں بھی چلی جایا کرتی تھی۔ انہوں نے بہت ہی محنت کی اور جو لوگ آئے ان کو ٹرین کیا، ثقافت کے لیے، کلچر کے لیے کافی ایک نمایاں کردار ادا کیا۔ پی ٹی وی کو میں بہت بہت مبارکباد دینا چاہتی ہوں۔ اسلم اظہر نے پاکستان ٹیلی ویژن اور پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کے چیئرمین کے طور پر بھی ذمہ داریاں سر انجام دی اور پاکستان ٹیلی ویژن تربیتی اکیڈمی کے سربراہ بھی رہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کو عوام میں مقبولیت اور دنیا بھر میں شناخت دلانے والے اسلم اظہر کو پاکستان ٹیلی ویژن فیملی اپنی سالگرہ کے دن خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ نمرہ سہیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نے اپنے 57 برس کے سفر میں ملکی اقدار کو دنیا بھر میں روشناس کرایا۔ پی ٹی وی نے جہاں ہر عمر اور طبقے کے لوگوں کو بہترین تفریح مہیا کی، وہیں تعمیر و ترقی میں بھی بھرپور کردار ادا کیا۔ صدف افضل کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ ملک کی ثقافت اور روایات کے عکاس پی ٹی وی نے ہر دور اور ہر شعبے میں ہمیشہ بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن نے اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے عوام کے دلوں میں گھر کیا۔ پی ٹی وی کے ڈراموں نے نہ صرف ناظرین کو اپنے سحر میں مبتلا کیا، بلکہ شہرت یافتہ ڈراموں کے ذریعے ہمسایہ ملک میں بھی خوب دھوم مچائی۔ خدا کی بستی اور وارث اپنے دور کے مقبول ترین ڈرامے تھے، جن کے نشر ہونے کے وقت بازاروں میں سناٹا چھا جاتا تھا۔ میں کیا کروں؟ تم جوڑیاں ڈال کر گھر میں بیٹھو، اور کیا کرنا ہے تم نے؟ پی ٹی وی کا شہرت پانے والا ڈرامہ شہزوری بھی اپنی مثال آپ تھا۔ واہ واہ، دیکھو میرے ساتھ زیادہ وہ نہیں کرنا، ورنہ میں جو ہوں نا بہت بری آدمی ہوں۔ نیلوفر عباسی کا یہ ڈائلاگ آج تک لوگ بھول نہیں سکے۔ انکہی پاکستان کے مقبول ترین ڈراموں میں سے ایک ہے، جس کے ڈائلاگز اور تھیم پر ہندوستان میں کئی فلمیں بنی۔ کلاسک کامیڈی ڈرامے سونا چاندی میں لاہور کے حقیقی کردار نظر آئے۔ مزاح سے بھرپور ڈرامہ آنگن ٹیڑھا اب تک کئی بار نشر ہو چکا ہے۔ گوشت کسی بڑے کا لگ رہا ہے، ابھی تک نہیں گلا، ذرا منہ میں کچا پپیتا رکھ کے کھائیے گا۔ پی ٹی وی کی تاریخ میں اگر کوئی ڈرامہ پہلے ایکشن پلے کا اعزاز حاصل کر سکتا ہے تو وہ دھواں ہے۔ خواجہ اینڈ سنس 1985 میں پی ٹی وی پر نشر ہونے والا ایک اور یادگار کامیڈی ہے، جس نے مزاح کے ساتھ اعلیٰ ترین خاندانی اقدار کو تفریحی انداز میں پیش کیا۔ خواجہ فروز الدین چھولا امرتسری۔ اسی طرح دھوپ کنارے، تنہائیاں، شمع، گیسٹ ہاؤس نے اپنے دور میں مقبولیت کے جھنڈے گاڑے۔ پاک فوج کے لیے دل میں محبت جگانے والی سیریل الفا براوو چارلی نے مقبولیت کے ریکارڈز توڑے۔ انکل عرفی پی ٹی وی کی تاریخ کے چند یادگار ترین ڈراموں میں سے ایک ہے۔ یہ گھامڑ کسے کہہ رہے ہیں آپ؟ سمجھی کو اگر غصہ آ گیا نا تو ساری تاریخیں روک لوں گا۔ پی ٹی وی ناظرین آج بھی اندھیرا اجالا، الف نون اور 50-50 کو نہیں بھولے۔ ڈرامہ ہو یا موسیقی، پاکستان ٹیلی ویژن کو یہ اعزاز رہا ہے کہ اس نے فن و ادب کی ترویج کے لیے ہمیشہ کلیدی کردار ادا کیا۔ آج ریٹنگ کے دوڑ کے شکار ٹی وی دیکھنے والے اس ذوق اور معیار کا تصور بھی نہیں کر سکتے جو پی ٹی وی ناظرین کے ذہنوں میں بسا ہے۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ پاکستان اور روس پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن معاہدات، تاریخ اور شیڈول پر متفق ہو گئے۔ روس میں ہونے والے دونوں ملکوں کے بین الحکومتی کمیشن کے 7ویں اجلاس کے موقع پر دستاویزات پر دستخط کیے گئے۔ اس میں ہونے والے فیصلوں کی روشنی میں روس نے پاکستان سے اناج، خاص طور پر چاول کی درآمد پر بھی اتفاق کیا ہے۔ وفاقی وزیر اقتصادی امور عمر ایوب اور روس کے وزیر توانائی نے اعلامیے پر دستخط کیے۔ دونوں ملک تجارت، سرمایہ کاری، ادویہ سازی کے شعبوں میں تعاون کو بھی وسعت دیں گے۔ پاکستان کو روسی ساختہ طیاروں اور تکنیکی خدمات کی فراہمی پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔
वफाकी दारुल-हुकूमत में बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए लोही भीड़ में BWD अंडरपास मंसूबा मुकम्मल कर लिया गया है। ट्रैफिक के बहाव में आसानी के लिए ये मंसूबा अहमियत का हामिल है। तफसील जानते हैं उमर मलिक से। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता साल अक्टूबर में 3 तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखा था। एक्सप्रेस वे पे लोई भेर में PWD इंटरचेंज इन्हीं मंसूबे में से एक है, जिसे इंतहाई कलील मुद्दत में मुकम्मल किया गया है, जिसका इफ्तिताह वफाकी वज़ीर असद उमर, मावने ख़ुसूसी अली नवाज़ अमान और दाखिला कमेटी के चेयरमैन राजा खुरम नवाज कल कर रहे हैं। मंसूबे से PWD हाउसिंग सोसाइटी और बहरिया टाउन समेत कई रिहायशी सोसाइटीज़ को ट्रैफिक के मसाइल से निजात हासिल हुई है। हम मुसीबत में खड़े रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 घंटे, अभी तो टाइम ही नहीं लगता है, रार पार हो जाते हैं। इससे कुरंग टाउन और अपने सुहा गार्डन रवात की तरफ हमारे को बहुत सहूलत से ज़्यादा मिल गई हमें। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हुआ करती थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह ये जो अंडरपास बन चुका है, काफ़ी ज़्यादा रश कम हो चुकी है। जी पहले तो ये था कि हमें क्रॉस करना पड़ता था और कभी एक्सीडेंटल भी केस होते थे, लेकिन जब से ये जो टर्न अराउंड बना है ये बहुत बेनिफिट रहा है। 3 घंटे ये रोड बंद रहता था, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये रोड खुल जाएगा, तो जब खुल जाएगा तो आने जाने वालों को सबको बेहतरीन इसका फ़ायदा है। ओवरऑल जो प्रोग्रेस है मैं समझता हूँ बड़ा अप्रिशिएटेबल है। इन्होंने जितनी जल्दी ये काम ख़त्म किया है, डेफिनेटली एक रिवार्डेबल चीज़ है ना। आवाम को बहुत फ़ायदा है इसका, इधर बहुत रश होती थी। मंसूबे के आगाज़ से पहले इलाके में कई सोसाइटियों की आबादकारी के बाद ट्रैफिक के मसाइल ने जन्म लिया था और मिनटों का सफ़र कई घंटों में सर्फ होता था। इंटरचेंज की तकमील से जहां आवाम को आए दिन के शदीद ट्रैफिक जैम से निजात मिली है, वहीं इस इलाके में वफाकी हुकूमत के एक और मेगा प्रोजेक्ट कोरंग पुल की तोसी का काम मुकम्मल होने से ट्रैफिक के मसाइल का मुकम्मल अजाला हो जाएगा। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुआवन ख़ुसूसी सेनेटर डॉक्टर सानिया नश्तर ने पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान को एहसास राशन प्रोग्राम के बारे में ब्रीफ किया। उन्होंने प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन और ऑपरेशनल तरीक़ेकार के बारे में ब्रीफिंग देते हुए कहा कि मुंतखब नुमाइंदे किराने की दुकानों और मुस्तहिक ख़ानदानों की रजिस्ट्रेशन में ताउन करें। डॉक्टर सानिया नश्तर ने कहा कि करियाना के ताजरों के पास रजिस्ट्रेशन के लिए बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नाज़ी से हुर्रियत रहनुमाओं ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में तहरीक आज़ादी कश्मीर और मकबूजा कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख़याल किया गया। वज़ीर आज़म ने भारतीय काबिज़ फोर्सेस की तरफ से गैर कानूनी भारतीय ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में एक रोज़ कबल जाली मुकाबले में 3 बेगुनाह नौजवानों की शहादत की भी मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने कश्मीरियों की नस्ल कुशी का सिलसिला शुरू किया हुआ है। आलमी इदारों को कश्मीरियों की नस्ल कुशी रोकने के लिए किरदार अदा करना चाहिए और हिरासती कत्ल, क्रैकडाउन और जबरी गुमशुदगियों पर भारत के खिलाफ इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। इस दौरान पंजाब के मैदानी इलाकों में दिन के औकात में धुंध और स्मोक छाए रहने की तवक्को ज़ाहिर की गई है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहा।